गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के लिबरलिज्म के टॉपिक तक पढ़ा था, जिसमें आपने देखा कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन लोगों को अब ऑटोक्रेटिक रूलर्स के द्वारा फ्रीडम दिया गया, करेंसी को रिड्यूस किया गया, लेकिन कंजर्वेटिव्स जो है अपने पावर को रीस्टोर करने के लिए वह रणनीति बना रहे थे और इसी रणनीति के तहत जो है वो सारे कंजर्वेटिव्स, चाहे वह ऑस्ट्रिया हो, प्रशिया हो, फ्रांस हो, सब ने मिलकर के जो है नेपोलियन बोनापार्ट को एक युद्ध के लिए ललकारते हैं और 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है, जिसमें नेपोलियन की हार होती है और इस हार के बाद ये कंजर्वेटिव्स ने मिलकर नेपोलियन को एक समझौते के लिए, एक ट्रीटी के लिए तैयार करते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं। तो कंजर्वेटिव्स के द्वारा नेपोलियन के साथ जो ट्रीटी की गई वह ट्रीटी कहलाया कांग्रेस ऑफ वियना या फिर ट्रीटी ऑफ वियना कांग्रेस। यह ट्रीटी होता है 1815 में। अब हम लोग जो है थॉरली इस चीजों को जान लिए हैं, अब इसके डेप्थ के अंतर्गत जाते हैं। तो क्या है कंजर्वेटिव? तो कंजर्वेटिज्म वह फिलॉसफी है जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट में बिलीव रखता है, जो बाय बर्थ प्रिविलेज में बिलीव रखता है, जो ऑटोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट को गवर्न करना चाहता है, निरंकुशता के साथ। वह किसी भी आउटसोर्स से बिना मदद लिए, बिना हेल्प लिए वह अपना डिसीजन स्वयं लेने का काम करता है। तो ये सारे कंजर्वेटिव्स जो हैं ये सारे एक साथ होते हैं 1815 में। तो आप देखेंगे नेपोलियन के दौर में जो है आर्मी को मॉडर्नाइज किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म किया गया, बहुत सारे जो बदलाव लाए गए, पीपल को फ्री दिया गया। तो इन कंजर्वेटिज्म को लगा कि लोगों ने जो है फ्री का जो है स्वाद चख लिया है, लोगों ने जो है अपने अधिकारों के बारे में जानने लग गए। तो हम जो है यह ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे, ट्रेडिशनल जो मेरा जो ओल्ड पावर था, उस पावर को एज इट इज हम रिपीट करते हैं, रीएस्टैब्लिश करते हैं। तो फिर कॉमन पीपल के द्वारा सत्ता का विरोध किया जाएगा, हम लोग कमजोर हो जाएंगे। तो इसके लिए ये कंजर्वेटिव्स ने उसमें कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया, नेपोलियन के द्वारा किए गए चेंजेस को स्थिर रखने का काम किया और उसने आर्मी को मॉडर्नाइज करने का काम किया, ब्यूरोक्रेसी को जो है बेहतर बनाने का प्रयास किया। साथ ही फ्यूडलिज्म और सर्फडम, जो आपने देखा कि बॉर्बन डायनेस्टी के टाइम जो है सर्फडम और जो मैनोरियल ड्यूज थे, जो फ्यूडलिज्म था, वो फ्यूडलिज्म एस्टैब्लिश था। तो इस फ्यूडलिज्म को उसने क्या किया,
समाप्त किया, तो इन सब चीज़ों से जो है कंजर्वेटिज्म को एक मजबूती मिलती है। फ्यूडलिज्म कंजर्वेटिव्स को इस तरह से कमज़ोर कर रहा था कि अगर कोई फ्यूडल स्ट्रांग हो जाता तो वह राजा से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता, रेवेन्यू से ज़्यादा आती, सेना उसके पास ज़्यादा होती और वह जो है राजा से ज़्यादा मजबूत हो जाता, तो वह इंडिपेंडेंट हो जाता था। तो इस चीज़ का भय खत्म हो गया। इससे कंजर्वेटिज्म क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंजर्वेटिज्म वो लोग हैं जो मोनार्क में विश्वास रखते हैं, जो सोशल हायरार्कीज में विश्वास रखते हैं, जो प्रॉपर्टी में विश्वास रखते हैं, बाय बर्थ प्रिविलेज में विश्वास रखते हैं। लेकिन इन्होंने जो है इस अपने में कुछ बदलाव लाया, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, न्यू कंजर्वेटिज्म कहा गया। तो आप इस टॉपिक में देखेंगे कि अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कंजर्वेटिज्म ने जो है अपने पुराने फीचर्स में कुछ बदलाव लाया है, मॉडर्नाइजेशन किया है, आधुनिकता का कुछ समावेश किया है। तो आगे हम देखते हैं, इन 1815 representatives of the European powers, ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सभी इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सब नेपोलियन को मजबूर करते हैं एक ट्रीटी के लिए, और वियना एक प्लेस है, उस जगह पे सभी एक साथ मिलते हैं और वहीं पे समझौता होता है। इस वियना ट्रीटी का जो है होस्टिंग, मेजबानी जो करते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक हैं। ये जो है ड्यूक मैटरनिक हैं, इन्होंने ही जो है ट्रीटी ऑफ वियना कांग्रेस का जो है होस्टिंग किया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट जो हमने पीछे पढ़ाया है, इसमें आप देखेंगे कि जो है ये आपका जो फिगर है, यह फिगर आपको इमेजेस वाले क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, इसमें आपको पूछे जाते हैं। तो ये सारे कंजर्वेटिज्म हैं, यूरोपियन गवर्नमेंट से जो एक साथ मिलकर के स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि हमें जो है नेपोलियन से किस रूप में बदला लेना है, नेपोलियन को कहाँ तक जो है उसे समझौते के तहत कितनी सुविधाएं देनी है और क्या करना है। तो यह एक ट्रीटी प्लानिंग का एक मीटिंग है, तो इसको हम लोग देखते हैं। आगे आप देखेंगे तो इसकी चर्चा हमने कर दिया कि जो है ड्यूक मैटरनिक ऑस्ट्रियन चांसलर जो आपका होस्टिंग करता है ट्रीटी ऑफ वियना का या वियना कांग्रेस का। तो आप देखेंगे कि इसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ट्रीटी ऑफ वियना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रीटी ऑफ वियना का मेन कॉन्सेप्ट है कि बॉर्बन डायनेस्टी जो है अपने पावर को फ्रांस में पुनः क्या कर लेता है, रिस्टोर कर लेता है। और नेपोलियन जब फ्रांस की सत्ता पर आता है तो लास्ट क्लास में आपको हमने बताया था कि नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी शासक था। तो वह फ्रांस के साथ साथ अन्य क्षेत्रों को भी जीतने का काम करता है, उसे भी एनेक्ट करता है, कंकर्ड करता है। तो ये सारे जो कंजर्वेटिव्स जो थे, उन लोगों को लगता है कि यूं ही इसे छोड़ दिया जाए, नेपोलियन को पुनः शासन करने के लिए दे दिया जाए, तो हो सकता है कि यह फ्यूचर में फिर से अपने पावर का एक्सपेंशन करके जो है हमें आंख दिखाए, फिर से हमें यह जीत सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि नेपोलियन को एक छोटा सा प्रदेश रहने दिया और उनके क्षेत्रों से जो विजित क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों को लेकर के, जो रिसोर्सफुल एरिया है जहां से रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो सकता था, उन सारे क्षेत्रों को ये कंजर्वेटिव्स अपने टेरिटरीज में मिला लेते।
साथ ही साथ नेपोलियन के टेरिटरीज के बाउंड्रीज पर डिफरेंट स्टेट्स का सेटअप कर देते हैं, ताकि वह फ्यूचर में जो है अपने आर्मी की मदद से अपने पावर को स्ट्रेंथन करके, मजबूत करके जो है अपनी सीमा का विस्तार ना कर सके। तो यहां पे आपको जो है एक तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। पहला तरीका यह है कि सिंपली आपको जो है ट्रीटी ऑफ वियना या वियना कांग्रेस के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। दूसरा पूछेगा कि किस तरह से ट्रीटी ऑफ वियना या वियना कांग्रेस जो है यूरोप के मैप को चेंज कर दिया, ज्योग्राफिकल चेंजेस लाया। तो आप देखेंगे कि इस ज्योग्राफिकल चेंजेस के लिए आपको आपके एनसीईआरटी में वो जो पॉइंट है, कौन से स्टेट्स में किसे दिया गया और किसको वेस्टर्न फ्रंटियर्स, ईस्टर्न फ्रंटियर्स या जो भी एरियाज थे उनको कैसे किनके हैंड में वह एरिया जाता है, उस लाइन को आपको उसको याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट्स है और फैक्ट्स को आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन हम जो है उसको शॉर्टकट तरीका निकाला है कि हम इस मैप के माध्यम से आपको समझा दें, क्योंकि यह मैप भी इंपॉर्टेंट है। इमेज वाले क्वेश्चन में मैप दे करके जो है आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस मैप से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको प्रश्न बताया ही कि किस तरह से ट्रीटी ऑफ वियना ने यूरोप के मैप को यूरोप के अंदर ज्योग्राफिकल चेंजेस लाया। तो आप देखेंगे इस मैप के माध्यम से, तो यह नॉर्थ, फ्रांस का नॉर्थ एरिया है। तो यहां बेल्जियम और नीदरलैंड, यहां पे जो आप देखेंगे ये एरिया जो है बेल्जियम और नीदरलैंड का हिस्सा है। ये जो है यहां पे नॉर्थ में ये बेल्जियम और नीदरलैंड को ला करके खड़ा कर देता है, ताकि फ्रांस जो है अपने पावर का एक्सपेंशन ना कर सके। ये प्रसिया जो है आप देखेंगे, ये प्रसिया का वेस्टर्न एरिया है और ये ईस्टर्न एरिया और इसका ईस्टर्न एरिया, ये सारा एरिया मिला करके यह प्रसिया को दे देता है। तो ये फ्रांस देखेंगे आप छोटा हो रहा है, इसकी टेरिटरीज क्या हो रही है, छोटी हो रही है। आप देखेंगे साउथ की तरफ देखेंगे तो साउथ की तरफ ये जो सर्डिनिया पिडमोंट है, यहाँ सर्डिनिया पिडमोंट जो है वहां पे सर्डिनिया साउथ हिस्सा जो है इसका काट करके सर्डिनिया पिडमोंट को दे दिया जाता है। तो फ्रांस के चारों तरफ फ्रांस की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को डिलिमिट कर दिया जाता है, उनकी सीमाओं को बांध दिया जाता है। तो आप बताएंगे कि द बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज it had annexed under Napoleon. A series of states created on the French boundary for preventing French expansion in future. यानी मैं बताया ही कि सीरीज ऑफ स्टेट्स क्रिएटेड, आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स क्रिएट कर दिया जा रहा है। ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, नॉर्दर्न इटली का हिस्सा जो है किसे दे दिया जाता है, ऑस्ट्रिया के हिस्से में दे दिया जाता है। प्रसिया के कंट्रोल में दे दिया जाता है, सेक्सोनी का पार्ट पोलैंड का हिस्सा है, सेक्सोनी उसका हिस्सा दे दिया जाता है प्रसिया को। और जर्मन कॉन्फेडरेशन का जो 39 स्टेट्स था उसे अनटच्ड छोड़ दिया जाता है। आप देखेंगे कि इसका जो सबसे जो आप देखेंगे the major issue taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order which was the freedom of the press. अब उसे लगा कंजर्वेटिज्म को कि मैंने फ्रांस की बाउंड्री को सीमित कर दिया है, मैंने पावर को रिस्टोर कर लिया है, अब तो मैं अपना शानदार जीवन जीऊंगा, मुझे कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे इस बात का उसे डर लगने लग गया कि जो लोगों के अंदर अपने अधिकारों के बारे में जो जागरूकता आ गई है, लिबरल नेशनलिस्ट ने लोगों को जो फ्रीडम दे दिया है, राइट टू एक्सप्रेशन उसे मिल गया है,
उसे जो है ट्रांसपोर्टेशन में, रेवेन्यू में, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल में, और जो सर्फडम में, मेमोरियल ड्यूज में, फ्यूडल सिस्टम में, इस तरह की जो आज़ादी मिल गई लोगों को, अब उन्हें आज़ादी, उन्हें जो है फ्रीडम के साथ रहने का जो है आदत सा हो गया। तो इस वजह से हमेशा ये जो न्यू कंजर्वेटिव्स थे, उन्हें इस बात का हमेशा यह डर लगा रहता था कि लिबरल नेशनलिस्ट जो है हमारा विरोध करेगा, और बात वही हुई। तो वही कहता है, द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर विच वाज द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। वो बार बार ये लिबरल नेशनलिस्ट जो है अब फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी मांगने लग गए। फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी सेंसरशिप, आपको मैं पीछे भी बताया था। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब होता है राइट टू एक्सप्रेशन। आप सत्ता के खिलाफ लिख सकते हैं, आप सत्ता के खिलाफ बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से अपनी मांगों को मांग सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें अब फ्रांस में दिखने लगती है, और यही चीज़ें जो है, यही मैसेज जो है पूरे यूरोप तक जाता है, और यही मैसेज जो है पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म को राइज करने के में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। थैंक यू।